हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में श्वसन। ठीक है, ये आपका क्लास 7 का चैप्टर है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम लोग ब्रीदिंग किसे बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि ये ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है कि सांस लेने और छोड़ने, इन दोनों प्रोसेस को, इन दोनों क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, हमने लिखा है कि ब्रीदिंग रेट यानी कि श्वसन दर क्या होता है। तो देखिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उसका हम लोग श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं तो उसे उसका श्वसन दर कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग रेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, यहाँ बात करते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ब्रीदिंग आपका दो तरह से हो गया, इनहेलेशन हो गया और जिसे अंतः श्वसन कहते हैं, और एक्सहेलेशन हो गया जिसे उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसी में इसको दूसरा नाम है हिंदी में निश्वसन और निःश्वसन। यहाँ समझ गए, इनहेलेशन को निश्वसन और एक्सहेलेशन को निःश्वसन बोलते हैं। तो अब देखिए, ये दोनों में क्या होता है, तो हमने लिखा है कि इनहेलेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये आता है इनहेलेशन में। और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं अभी आप किसी जगह पर है, आपका वायुमंडल है, वहां आप वायुमंडल में है और वायुमंडल से क्या करते हैं, जितने वायुमंडल में गैसें हैं आप सबको भाई अंदर सांस लेते हैं। जैसे कि आप लेते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये तो हमारे वायुमंडल में है और हम वायुमंडल में रहते हैं और यहाँ सांस लेते हैं। तो जितनी भी गैसें हैं वो सभी हमारे नाक के अंदर जाती है, यानी कि हम सभी गैसों को अंदर शरीर में लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो सांस लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। अब क्या हुआ कि हमें भाई ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैसें वो हमारे शरीर से बाहर आ जाती है, तो सांस बाहर छोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये रेट है कि कितना हम सांस लेते हैं, कितना प्रतिशत गैसों का और कितना हम छोड़ते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में 78% है, तो हम नाइट्रोजन जितना अंदर लिए हैं उतना डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको बाहर छोड़ देंगे, यानी कि 78% नाइट्रोजन आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम 21% ऑक्सीजन तो हम सांस लेने में ले लेते हैं, लेकिन हम जब सांस को छोड़ते हैं तो उसमें से आपका 17%, यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है 16.4% ऑक्सीजन आपको शरीर से ये बाहर निकल जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। यहाँ तक समझ में आए। लेकिन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं 4.4%। तो अब यहाँ बात करते हैं कि इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, 21 और 17 और 21 के बीच का अंतर कितना है, 4। ठीक है, अब यही 4 को आप यहाँ याद कर लीजिएगा कि जो हम 4% ऑक्सीजन में रख ले रहे थे वही आपका कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल दे रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, आसानी हो जाएगा कि 0.03 लेते हैं लेकिन 4.4 इसको छोड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, 78, लेकिन हम नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, शरीर आपको नाइट्रोजन बाहर निकाल देता है, बिल्कुल 78 का 78%। आप ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से, सांस लेने टाइम आपके शरीर में 21% ऑक्सीजन जाता है जो आपके वायुमंडल में है, लेकिन आप कितना छोड़ते हैं, तो 17% ऑक्सीजन फिर वापस छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप वायुमंडल से 0.03% लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, तो इसे 4.4% क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि एक बार सांस लिए, ऐसे सांस लिए तो ये जितनी गैसें आपके शरीर के अंदर जा चुकी है, लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो ये सभी गैसें इतनी मात्रा में बाहर निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हुआ ब्रीदिंग। देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है कि जब एक व्यक्ति विश्राम करता है तो 1 मिनट में 15 से 18 बार ये क्या करता है, सांस लेता है। 1 मिनट में कितनी बार लेगा, 15 से 18 बार। वही बात करते हैं कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, तो वो 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़केगा और सांस लेंगे तो 1 मिनट में आप 15 से 18 बार लेंगे। इसके बाद करते हैं कि जब एक व्यक्ति व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसकी श्वसन दर क्या होता है, 25 बार प्रति मिनट क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है वो काफी तेजी से सांस लेता है और एकदम लंबी गहरी गहरी सांसें लेता है, तो वो क्या होता है, उसकी श्वसन दर कितनी होती है, 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया ब्रीदिंग, सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया। अब यहाँ एक एनसीईआरटी में दिया है कि एक सांस का मतलब क्या है। एक सांस का मतलब है कि आप एक बार सांस ले रहे हैं और एक बार छोड़ रहे हैं, ये दोनों को हम बोलते हैं एक सांस। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि श्वसन आपका दो तरह से होता है। जो ये रेस्पिरेशन है ये आपके दो तरह से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल।
अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं बोर्ड का स्क्रीनशॉट वहां पर ऑलरेडी भेज देती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि श्वसन आपका दो तरह से होता है, एक होता है एक्सटर्नल श्वसन, एक होता है इंटरनल। देखिए एक्सटर्नल श्वसन ये आपके लंग्स तक आकर रुक जाता है और इंटरनल श्वसन आपके कोशिका में होता है, इसीलिए इंटरनल श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इंटरनल श्वसन का दूसरा नाम क्या है? कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन का दूसरा नाम कोशिकीय श्वसन है और ये हुआ एक्सटर्नल, तो इसे हम बाहरी श्वसन कहते हैं। बाहरी श्वसन आपका लंग्स तक होता है, यानी कि हमारे फेफड़े तक होता है, और आंतरिक श्वसन आपके कोशिका में अंदर होता है। अब देखिए इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, तो कोशिका के अंदर दो तरह का श्वसन होगा, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन, यानी कि एनारोबिक श्वसन, एक होता है एरोबिक श्वसन, ठीक है। देखिए एनारोबिक में ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट नहीं रहता है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बिल्कुल बारीकी से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब इसको रहने देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो आपका एक्सटर्नल जो श्वसन है, इसको हम पहले फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए हमने एक फिगर बनाया है आपके लंग्स का, ठीक है। देखिए यहाँ बात करते हैं, जैसे ही आप यहाँ नाक से सांस लेते हैं तो आपके नाक में बाल होते हैं, रोम होते हैं, तो वहां जितनी भी वायुमंडल में गंदगी है वो क्या होता है, बाल वहां छान लेते हैं, ठीक है, छान लेते हैं। जब आप उंगली लगाकर उसे निकालेंगे तो आपको गंदगी निकल जाएगी, बाल में जो गंदगी रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ छानने के बाद नॉस्ट्रिल पार करेंगे, नॉस्ट्रिल वाला वही जगह होता है जहां पर आपके रोम जैसे बाल दिखते हैं, बाल पाए जाते हैं। इसके बाद ये भाल्व क्या होता है, तो जैसे ही आप नाक में उंगली लगाएंगे तो यहाँ पर आपको चिप चिप कुछ करके सटने वाला पदार्थ होगा, जहाँ म्यूकस यहाँ रहता है, यहाँ नाक के पास। अगर आप उंगली अंदर लगाते तो वहां पर चिप चिप तरह रहेगा, तो वो क्या हुआ, भाल्व हुआ। यानी कि जो यहाँ बाल से जो भी कचरा बच गया था वो यहाँ आकर चिपक जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, फेरिंग्स है। सांस आप अंदर ले रहे हैं और सांस आपका इस तरह प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। अगला क्या हुआ, फेरिंग्स। अब बात करेंगे फेरिंग्स क्या होता है, तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसे लटकल टॉन्सिल दिखेगा। टॉन्सिल के जो बाहरी पीछे साइड दीवार है उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, और यहीं पर आपका सांस और खाना दोनों यहाँ पर मिलता है, ठीक है। कहाँ, फेरिंग्स के पास। इसको आप याद रखिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो आप खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप खाना खा लेते हैं तभी आप सांस लेते हैं। जैसे कि आप खाना खाने बैठे हैं, जब आप खाना आपके मुंह में जा रहा है उस टाइम आप सांस नहीं लेते, इसे आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सांस और खाना दोनों मिलता है। अब बात करते हैं लैरिंग्स क्या होता है, तो ये है आपका वॉइस बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स होता है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, ठीक है। और लैरिंग्स के पास ही आपका खाना वाला नली आपके खाना में चला जाता है, खाना वाला नली में आपका भोजन चला जाता है, और सांस नली में आपका सांस चला जाता है, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर जो लैरिंग्स के पास है, यहीं से आपका गर्दन, ये लैरिंग्स आपका गर्दन, जैसे ही आपका माउथ से आपका गर्दन यहाँ आ रहा है तो यहीं पर आपका लैरिंग्स पाया जाता है। इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। देखिए मतलब आवाज चेंज हो रहा है तो यही आपका साउंड बॉक्स हुआ, ठीक है, लैरिंग्स के पास। और लैरिंग्स से ही आपका जो भोजन वाला नली है उसमें भोजन चला जाएगा, और आपका सांस नली में आपका सांस चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका फिर सांस अंदर आया है जो आपका ट्रैकिया से होकर गुजरेगा। अब ट्रैकिया से होने के बाद ये फिर आपका ब्रोनकाई यहाँ है, ब्रोनकाई से दोनों में गुजरेगा। फिर ब्रोनकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स जो आपका यहाँ निकला है, ये वाला लाइन, इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर आपका सांस आएगा जो आप लिए हैं, सभी गैसें, जो भी आप ये गैसें लिए ना, ये सभी गैसें यहाँ तक आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ब्रोनकाई के बाद ये जो गुच्छे के समान दिख रहा है ना, एल्वियोली, यहाँ तक आपकी सभी गैसें आएंगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसें आप नाक से सांस लिए हैं, ये इन रास्तों से होकर ऐसे ऐसे यहाँ आएगी एल्वियोली में, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि गैसों के आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। अब देखिए एल्वियोली में आ गया, तो अब यहाँ से क्या होता है, यहीं तक आपका क्या था, एक्सटर्नल श्वसन था, यानी कि बाहरी श्वसन आपका यही लंग्स तक था। अब यहाँ से जो श्वसन चलेगा ना, यहाँ से एल्वियोली से जो भी प्रोसेस होगा वो हो जाएगा आपका इंटरनल श्वसन में, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल आ गया एल्वियोली में, और एल्वियोली को हमने क्या लिखा है कि गैसों के आदान प्रदान में एल्वियोली मदद करता है। अब देखिए एल्वियोली से जो आप सांस है, जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन है वो गंदे खूनों को लाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अब यहाँ पर एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड दे देगा, और यहाँ पर वो पहचान करेगा इन सभी गैसों में कि ऑक्सीजन कौन है, उस गैस को क्या करेगा, फिर ले जाएगा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। यह काम कौन करता है, ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है। अगर हमारा हीमोग्लोबिन की थोड़ी भी कमी होती है तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, दूसरे गैसों को उठाकर लेकर चला जाएगा, जिससे हमें क्या आएगा, चक्कर आएगा, ठीक है। तो देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की पहचान करता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा पूरे शरीर को सिलाकर, और फिर यही पूरी गैसों में से ऑक्सीजन ले लेगा,
ऑक्सीजन चुन लेगा और जितनी बाकी गैस है फिर इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो हम एक बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यहाँ तक आता है। यहाँ समझ गए। अब देखिए इंटरनल प्रोसेस को हमने क्या लिखा है, इसको यहाँ समझते हैं। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स से शुरू हो गया, हम सांस लिए नॉस्ट्रिल में आया, यही प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपका भाल्व में गया, फिर आपका फेरिंग्स में गया, फिर आपका लैरिंग्स में गया, फिर आपका ट्रैकिया में गया, फिर आपका ब्रोंकाई में गया, ब्रोंक्यूल्स में और एल्वियोली में गया। एल्वियोली में आकर रुक गया यहाँ पर। अब यहीं से क्या होता है कि यहीं से आपका इंटरनल रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे समझ, देखिए यहीं से पहले आपका नाक के थ्रू गया, नॉस्ट्रिल में गया, भाल्व में गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स आपका यहाँ होता है, लैरिंग्स आपका यहाँ होता है, तो फेरिंग्स में गया, लैरिंग्स में गया, फिर ट्रैकिया, ये वाला जो है जो यहाँ से निकल रहा है, जो ऐसे जा रहा है ये लाइन, ये क्या होता है, ये ट्रैकिया होता है, ठीक है। तो सांस आपका ट्रैकिया में गया, फिर आपका ब्रोंकाई में गया, फिर आपका इधर ब्रोंक्यूल्स में गया, और ये जो आपका एल्वियोली है यहाँ पर सांस जाकर ऑक्सीजन सभी गैसें जाकर रुक गई और वहां आपका ऑक्सीजन चला गया वहां से। तो देखिए एल्वियोली में, और यहीं पर क्या होता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है एल्वियोली से ऑक्सीजन को पहचान करके ले लेगा, ठीक है। और जितनी बाकी गैसें है सिर्फ यही प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल्वियोली में है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो था ऑक्सीजन की पहचान किया और ले लिया अपने साथ। फिर ये क्या करेगा कि ये ले जाएगा हार्ट के पास। क्यों हार्ट के पास ले जाएगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है कि हमारे शरीर में ब्लड को काफी फोर्स के साथ भेजता है। आपका कितना 120 के फोर्स के साथ वो पूरे शरीर में भेजेगा और 80 के फोर्स के साथ वो फिर ब्लड को जो भी गंदे खून है अपने पास बुलाएगा, ठीक है। तो हार्ट में गया, ब्लड से आपका किधर गया, ब्लड में हीमोग्लोबिन कहाँ लेकर गया, हार्ट में। और यही हार्ट आपका 120 डिग्री के 120 के फोर्स से आपके पूरे शरीर में भेजता है। अब पूरे शरीर में आपका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो पूरे शरीर में कहा जाएगा कोशिका, यानी कि सेल के पास जाएगा। सेल में भी कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पहले पढ़ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह हमारा ऊर्जा घर है, ठीक है, पावर हाउस है। तो यहाँ पर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी के फलस्वरूप एक ग्लूकोज बनता है और यही हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो जो ये वाला प्रोसेस जा रहा है इतना, ये हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो आपके बाहर से गैस आ रही है, हमारे जो सांस ले रहे हैं, तो इतना जो प्रोसेस है ये हुआ आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने तरह का होगा, 2 तरह का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है ये भी 2 प्रकार का होता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर काम नहीं करेगा, और वायवीय श्वसन में ई ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत जरूरत होगी। तो इसको हम काफी डिटेल से अब समझेंगे इसको, ठीक है। वायवीय और अवायवीय ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप समझ गए कि हमारे शरीर में 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आपका लंग्स तक इतना ही होगा, एल्वियोली तक, ठीक है। और जो इंटरनल जो रेस्पिरेशन होगा वो आपका ये प्रोसेस हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने इसके बारे में लिखा है कि डायफ्राम क्या करता है। यहाँ से आप ये कभी भी आइए, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छा से समझिए। डायफ्राम की बात करते हैं तो भाई ये डायफ्राम जो रहता है, जो रिब्स के पास है, इसका क्या काम है, जो रिब्स कह रहे हैं लंग्स के नीचे, देखिए डायफ्राम क्या होता है, तो ये मांस की बनी हुई होती है, मांस की बनी होती है, इसमें हड्डी नहीं रहता है। तो याद रखिए डायफ्राम आपकी मांस की बनी होती है। यहाँ पर हमने लिखा है कि चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा के आधार प्रदान करता है, या फेफड़ा के नीचे पाया जाता है। ये जो फेफड़ा है इसके नीचे यह पाया जाता है। और देखिए ये इसी के ऊपर आपका रिब्स का वो रिब्स रहता है, हड्डियों का ऐसे जाल बना रहता है, ठीक है। ऐसे जो जाल हमारा छाती के ऊपर ऐसे बना है, रिब्स की कैबेज, तो वही हुआ था आपका चेस्ट कैविटी। इसके ऊपर इसको बचाने के लिए वो आपका हड्डी का जाल ऐसे बना रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपका रिब्स हुआ, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपका, इसको बचाने के लिए, लंग्स को बचाने के लिए, ताकि कोई छाती पे से कस के मार दिया तो ये सब पुचुक को जो ठीक ना हो जाए। यही ये जो हड्डियां है आपकी, ये हमें बचाती है, जो रिब्स है वो हमें बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि फेफड़ा के नीचे पाया था, और ये सांस लेने और सांस छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनहेलेशन की। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब हमने क्या बताया कि सांस लेने और सांस छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, इसको हम देखिए समझते हैं। इनहेलेशन यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या करता है कि जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, डायफ्राम जो होता है नीचे चला जाता है और रिब्स की पसलियां जो होता है फूल जाता है। एक बार आप सांस कस के लीजिए, तो सांस लेकर ऐसे लेंगे तो जो छाती है वो क्या होता है, ऐसे फूल जाएगा, यानी कि जो आपका रिब्स है वो क्या होता है, बाहर की तरफ फूल जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको डायफ्राम दिख रहा है ना, ये और क्या हो जाएगा, हमने लिखा है कि नीचे चला। देखिए जैसे ही आपने कस कर सांस लिया तो ये कहता है, ये सोचता है कि बहुत ज्यादा सांस अंदर आ जाए, तो ये क्या करता है, डायफ्राम नीचे आता है ताकि और स्पेस बढ़ जाए, और ये पसलियां रहता है सब फूल जाती है ताकि और स्पेस बढ़ जाए, और जितना भी आपका सांस है बहुत ज्यादा सांस अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, पसलियां यहाँ पर फूल जाता है। इसको आप समझे।
अब देखिए एक्सहेलेशन की बात करते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि ऊंचो सांस, जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आता है, यानी कि जैसे था वैसे आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रिब्स जो होता है नीचे के अंदर की ओर आ जाता है। अब देखिए इसको इसको हम कैसे समझते हैं, आसानी से आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे ही आप सांस लेते हैं तो ये सोचता है लो कि बहुत ज्यादा सांस आए, तो ये क्या हो जाए, रिब्स ऐसे फैल जाएगा और जो ये आपका डायफ्राम है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, सांस भर गया, लेकिन अब क्या होगा, हमें सांस को बाहर निकालना, तो रिब्स क्या कहेगा, ऊपर हो जाएगा, धकेलेगा सांस को, बस इधर से मुंह निकल जाएगा और इधर से ये भी रिब्स क्या होता है ऐसे पुचुक जाएगा ऐसे, ताकि सारा सांस क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ये डायफ्राम हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। इसको अच्छा से याद रखिएगा कि जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऐसे फूल जाता है कि भाई और बहुत ज्यादा सांस आ जाए, और डायफ्राम नीचे चला जाता है कि और नीचे तक सांस आ जाए। ठीक है, लेकिन वही हमें जब सांस को बाहर निकालना होता है तो डायफ्राम हो जाता है ऊपर, धकेलेगा नीचे से ऊपर जाएगा, सांस तुरंत बाहर निकलेगा और इधर से भी पुचुक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी सांस आपकी बाहर निकल जाएगी। तो डायफ्राम क्या करता है, सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे। अच्छा देखिए, ये आपका बच गया कि जैसे कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, हम लोग लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। आपका नाक और मुंह सिर्फ सांस लेने का एक मार्ग है। ठीक है, तो हमसे कोई पूछेगा कि मनुष्य किससे सांस लेता है, तो वो लंग्स यानी कि फेफड़ा से सांस लेता है। ठीक है, तो अन्य जीव कैसे सांस लेते हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आता है। अमीबा कैसे सांस लेता है, तो ये विसरण विधि द्वारा सांस लेता है। कॉकरोच कैसे लेता है, तो मैंने लिखा है स्प्रिंकल्स। स्प्रिंकल जो आपका श्वास रंध्र है, कॉकरोच को देखिएगा ना, कॉकरोच को ये आपका सांस लेता है। कॉकरोच का अगर गर्दन आप काट दीजिएगा तो फिर भी वो जिंदा रहेगा कुछ दिन तक। क्यों वो मरेगा, क्यों वो मरेगा, भूख की वजह से। ठीक है, जब कॉकरोच का आप गर्दन काट दीजिएगा तो इससे तो वो सांस लेकर चलता रहता है, कुछ दिन तक जीवित रहेगा, लेकिन वो मर कैसे जाएगा, भूख की वजह से, क्योंकि खाना नहीं खा पाएगा। तो याद रखिएगा ये सांस किससे लेता है, स्प्रिंकल्स। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट की बात करते हैं तो ये ट्रैकिया से सांस लेता है। अर्थवर्म आपके स्किन से सांस लेते हैं। फिश किससे लेता है, तो गिल्स, जिसे हम क्लोम कहते हैं। ठीक है, अब वही बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग किससे सांस लेता है। देखिए जब हम लोग छोटे थे तो तालाब, अगर पोखरा में मछली मारने जाते थे लोग, तो क्या होता था कि जो मेढक का बच्चा था उसी को पकड़ के लाएंगे, वो बोतल में रख देंगे लोग, कुछ दिन बाद मालूम चलेगी तो मेढक का बच्चा है, क्योंकि जो टेडपोल होता है वो बिल्कुल फिश की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिश टेडपोल की अवस्था में मेढक आपका गिल से सांस लेता है जैसे फिश लेता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, जवान होगा, तो ये लंग्स से सांस लेता है जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है निष्क्रिय अवस्था में स्किन से सांस लेता है। निष्क्रिय की बात करें, जब ये मिट्टी के अंदर मेढक छिप जाता है, रहता है मिट्टी के अंदर, तो वो निष्क्रिय अवस्था का आता है, उसमें यह स्किन से सांस लेता है, जैसे कि आपका ये अर्थवर्म लेता है। किधर है, अर्थवर्म। ठीक है, ये भी मिट्टी के अंदर रहता है और इसकी निष्क्रिय अवस्था में ये भी मिट्टी के अंदर रहता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, स्किन से सांस लेते हैं। यानी कि मेढक अपने जीवन काल में 3 तरह से सांस लेता है। ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में, ये समझ गए। अभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आया। अभी आपका मेन इंपॉर्टेंट है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोशिका के अंदर होने वाले जो रेस्पिरेशन है, श्वसन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको देखेंगे। इसमें आपका एनारोबिक आएगा, एरोबिक आएगा, यानी कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों को पढ़ेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन। इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि आंतरिक श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर, इसीलिए इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। अब आप सोचे होंगे कि जो भोजन है, जो ग्लूकोज है, यह कहाँ है। अभी आपने क्या पढ़ा, कि जो आपका 38 एटीपी के फलस्वरूप आपका पहले तो एक क्रेब साइकिल चलता है, आपका क्रेब साइकिल चलता है। ठीक है, क्रेब साइकिल के फलस्वरूप आपका 38 एटीपी बनता है। ठीक है, 38 एटीपी बनेगा। 38 एटीपी के फलस्वरूप क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होगा और एक ग्लूकोज के निर्माण के फलस्वरूप हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो जो ये एक ग्लूकोज कैसे टूटेगा कि एनर्जी मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी हमारे बॉडी को ये ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देख लिया, ये तो मैंने आपको रफली बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये भोजन हमारे शरीर के कोशिका में आया कहाँ से। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि हमारा जो पूरी तरह से भोजन का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहां पर आपको अंगुली के समान एक भिलाई रचना मिलेगी जो पूरी भोजन से जो भी चीजें हैं उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करके ये कहाँ भेजता है, लीवर को भेजता है। अब लीवर क्या करता है कि जो भी ऑब्जर्व हुआ है भोजन से, उसे क्या कहाँ भेजेगा,
ब्लड में भेजेगा। अब वो ब्लड क्या करेगा कि कोशिका में आकर यहाँ पर छोड़ देगा, ठीक है। तो यही इसी भोजन को फिर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, टूटेगा तो ये क्या होता है, पूरे शरीर में एनर्जी आपका चली जाएगी, फिर आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ जो ग्लूकोज है, जो 38 एटीपी चलता है, इसके फल जो ग्लूकोज बनता है यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये भोजन कहाँ से आया है। तो देखिए, खाना खाना और आपका सांस लेना दोनों एक सिक्के के पहलू है। यानी कि अगर आप सिर्फ खाना खाएंगे, सांस लेंगे तो आप ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एनर्जी कहाँ से मिलेगा बॉडी को। अगर आप सिर्फ सांस लेंगे और खाना नहीं खाएंगे तो कुछ दिन बाद आप मरेंगे, क्योंकि जो एनर्जी बना है इसकी वजह से आप कुछ दिन जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं, इसको हम थोड़ा देर में समझते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं वायवीय शोषण क्या है। तो वायवीय शोषण में आपका ऑक्सीजन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। हमने लिखा है कि जब ग्लूकोज का विखंडन O2 के उपयोग द्वारा होता है, ठीक है। जो ये भोजन है, जो भोजन क्या है, ग्लूकोज है, इसका विखंडन O2 के उपयोग द्वारा होता है, तो उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन कहते हैं। और जैसे ही इसका विखंडन होगा तो भोजन के विखंडन में ऊर्जा क्या होता है, बनेगा। यानी कि O2 का विखंडन हो जाएगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी, या O2 का ग्लूकोज का विखंडन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा है कि कोशिका के अंदर भोजन यानी कि ग्लूकोज O2 के उपयोग द्वारा टूटेगा, ठीक है। और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको समझाया है कि जो ग्लूकोज है, जिसे हम क्या कहते हैं, C6H12O6। आपको मालूम है कि ग्लूकोज कहाँ से आया, मैंने आपको भी बता दिया कि आप जो भी खाना खाते हैं उससे जो ऑब्जर्व हुआ है, भिलाई ऑब्जर्व किया है, वो किसे भेजा है, आपका लीवर को, लीवर ब्लड में भेजा है, ब्लड आकर कोशिका में छोड़ा है। अब इसी ग्लूकोज को आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़े हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके बॉडी से निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब हम जानेंगे अवायवीय श्वसन को। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि देखिए, अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, वो अनुपस्थित होता है और भोजन का विखंडन इस विधि द्वारा होता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक कहते हैं। एनारोबिक में क्या होता है, आपका भोजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं, अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि इसमें O2 की अनुपस्थिति होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें जो भोजन का विखंडन होगा उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि O2 की अनुपस्थिति में जो ये ग्लूकोज है, जो ये भोजन है, ये किसमें टूटता है, तो ये एल्कोहल प्लस CO2 में टूटता है। जहां पर आपका ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पर एल्कोहल और CO2 में टूटेगा। और यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर आपका CO2 और वाटर में टूट रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात है कि ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो आपका एल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी उससे मिलेगी, ठीक है। अब देखिए कुछ जीवों में क्या होता है कि एनारोबिक अवायवीय रिस्पिरेशन होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आपका ये ईस्ट है। ईस्ट क्या है, एक कोशिक है। और देखिए ईस्ट क्या है, ईस्ट में आपका अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखिए एल्कोहल बनेगा तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ईस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो शराब यानी कि वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है ईस्ट का उपयोग। क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, और अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज टूटता है वो आपका एल्कोहल में टूटेगा, ठीक है। एल्कोहल, CO2 प्लस एनर्जी। और वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो CO2 प्लस वाटर में टूटेगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो इसका अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ईस्ट में आपको अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल बनता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग शराब बनाने और बियर बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर समझ गए अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन क्या है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा है। यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए हम जो हमारी मसल्स है, मतलब मसल सेल है, वो कभी कभी क्या होती है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन करती है, कभी कभी, ठीक है। कभी कभी मैंने लिखा है कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कई घंटे तक टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं, या फिर भारी वजन उठाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मान लेते हैं आपको एकदम भारी वजन उठा रहे, एकदम ऐसे किए हैं, तो जब भारी वजन उठाते हैं तो आप देखते हैं उस समय आप सांस नहीं लेते हैं। जब आप सांस नहीं लेते तो आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं। तो उस स्थिति में आपकी जो कोशिका है वो क्या करती है, जो पेशी कोशिका है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी थोड़ा देर के लिए, और उसके द्वारा प्राप्त, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेती है। क्योंकि आप जब भी भारी वस्तु जब उठाएंगे तो आपको बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी। बहुत ऊर्जा कहाँ से आएगी,
तो वो आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। लेकिन जब आप भारी वस्तु उठाते हैं तो आप सांस नहीं लेते हैं उस टाइम, ठीक है। तो उस समय ये क्या करते हैं, हमारी पेशी कोशिकाएं यही एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है, ठीक है। अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ये ग्लूकोज है पेशी में, ये कैसे टूटता है, तो O2 की अनुपस्थिति रहेगा, क्योंकि आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर O2 आपका अनुपस्थित रहेगा, और इसके फलस्वरूप आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। और एनर्जी का तो यूज आपके बॉडी कर ले रहा है, जो भारी सामान उठा रहे हैं वहां पर। और जो ये लैक्टिक एसिड है, इसी की वजह से आपका बॉडी पेन होता है। जैसे कि आप अचानक उठे हैं सुबह में और दौड़ने चले गए हैं, तो आप उधर से दौड़ करेगा तब पूरा शरीर आपका ऐठन देता है। क्यों? यही लैक्टिक एसिड की वजह से, क्योंकि उस समय आपकी जो कोशिकाएं हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप आपका लैक्टिक एसिड बनता है, जो आपके पूरे बॉडी में ऐठन कर देगा। समझ गए? अब आप तेजी से दौड़ने निकल जाए तो आपको सांसें फूलने लगती है। आपको जब आप दौड़ते हैं तो देखते हैं बहुत कम आप सांस लेते हैं, ठीक है। तो जब सांस कम लेते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी कोशिकाएं कर लेगी, और उसके फलस्वरूप फिर से आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और फिर से आपका शरीर में ऐठन हो जाएगा, ठीक है। जब आप पहली बार साइकिल सीखने जा रहे हो तब देखिए साइकिल चलाते वक्त आप थकान आता था, आपके दोनों जांघों के बीच में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका लैक्टिक एसिड बनेगा और फिर आपका बॉडी पेन करेगा। तो इस स्थिति में आपका बॉडी पेन करता है लैक्टिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक है। जब आपकी कोशिकाएं कुछ समय के लिए जो मसल सेल है वो कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जब आपके लैक्टिक एसिड से आपके बॉडी में ऐठन हो जाता है तो उस समय आपको कहा जाता है कि आप गर्म पानी से सेकिए, या फिर अपने शरीर पर तेल की मालिश करिए। जैसे ही आप तेल की मालिश या गर्म पानी से आप शरीर सेकते हैं या गर्म पानी से आप नहाते हैं, तो फिर आपकी कोशिकाओं में रक्त संचार होने लगेगा, और लैक्टिक एसिड यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूरा बॉडी फिर रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब आपका इसमें कुछ भी नहीं बचा है, जो ये आपका है रेस्पिरेशन वाला। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है, और इससे जो भी क्वेश्चन आए होंगे उम्मीद है कि आपको आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी में आपको डिटेल से करवाती हूँ जो एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो चलिए क्लास आपको यहीं पर ओवर होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को हो सके तो शेयर भी करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःश्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब अंतःश्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। हमने आपको पढ़ा है कि ब्रीदिंग वह प्रोसेस है जिसमें सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया आती है, ठीक है। तो अब सांस लेने में आप ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, ठीक है, और सांस छोड़ते किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ढूंढना है इसमें। तो कह रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रदान करती है। यहाँ पर कह रहा है दूसरा ऑप्शन की इस प्रक्रिया में कोशिका में पानी का निर्माण होता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने में मदद करती है। बिल्कुल सही है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं बाहर। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन टूट जाता है। देखिए जो ब्रीदिंग होता है बस उसमें दो ही चीज़ आती है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ए और सी आपका सही होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर बात कर रहा है कि निम्नलिखित में आपका कौन सा कथन सही है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उच्छ्वासित हवा को क्या कहते हैं? एक्सहेलेड। इनहेलेड मतलब हम क्या करते हैं? इसमें सांस लेते हैं, और एक्सहेलेड मतलब सांस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि इनहेलेड मतलब जो सांस बाहर निकालते हैं, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता? तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से 0.03% लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते कितना है? 4 पॉइंट समथिंग, यहाँ तक आपको मैंने बताया था। तो ये क्या है? तो हम यहाँ पर लिखा उच्छ्वासित हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि बोथ इनहेलेड एयर एंड एक्सहेलेड एयर कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। ये ऑप्शन आपका तो बिल्कुल सही है कि हाँ, हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और हम कितना छोड़ते हैं? लेते तो 21% है, छोड़ते कितना है? तो 17% है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है कि लेते भी है ऑक्सीजन और छोड़ते भी है, उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब ईस्ट में कौन सा शोषण होता है? तो अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण के फलस्वरूप ईस्ट में क्या होता है? एल्कोहल बनता है। तो इसका उपयोग क्या होता है? इसको एल्कोहल के उत्पादन के उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक और केचुआ, एक मिनट,
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक और केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है। अब आप केचुआ को एक बार देखिए ये एनसीईआरटी में आपका ऑप्शन दिया हुआ था यह लाइन, लेकिन हमको लगा कि इतना भी लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि जो केचुआ, आप ऐसे देखिए केचुआ का जो शरीर है वो आप देखते हैं कि नम जगह पर होता है, जहाँ की मिट्टी जो होता है गिली टाइप की होती है, वहाँ पर आपको केचुआ मिलेगा। तो वो तो उसका शरीर कैसा होगा, नम होगा। और आप देखते हैं उसकी जो शरीर होता है वो चिपचिपा होता है, हाथ पर उठाइएगा कभी तो देखिएगा चिपचिपा होता है, ठीक है। तो ये होता है चिपचिपा। कभी भी केचुए का शरीर कठोर नहीं होता है या फिर सूखा नहीं होता है, गीला रहता है, शुष्क तो होता ही नहीं है, ठीक है। और ये कठोर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा नम रहता है और चिपचिपा रहता है दोनों, मेढक और केचुआ, क्योंकि ये शरीर ये कैसे सांस लेते हैं, ये त्वचा से, स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो त्वचा होती है ये ऐसा होता है कि ये स्लिमी होती है और क्या होता है, नम होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली में क्लोन का क्या कार्य है। मछली सांस किससे लेती है, गिल से या फिर क्लोम से, ठीक है। तो देखिए वो क्या करती है कि वो जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। याद रखिए जो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है उसी से क्या करती है, वो ऑक्सीजन अवशोषित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेते समय अंतःश्वसन की क्रिया को स्पष्ट करने का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अंतःश्वसन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि इनहेलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग। तो हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन की बात कर रहा है, तो देखिए हमने आपको क्या पढ़ा था कि मान लेते हैं ये आपका रिब्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है और ये आपका डायफ्राम है। हमने बताया कि जब आप सांस लेते हैं तो ये दोनों क्या सोचते हैं, रिब्स, कि हमारे अंदर बहुत सांस है। तो रिब्स क्या होता है, फूलकर बाहर ऐसे फूल जाते हैं बाहर की तरफ, और डायफ्राम भी नीचे आ जाता है ताकि सांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब। तो ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वायु अंदर आती है तो पसलियाँ अंदर की जाती है तथा डायफ्राम नीचे आ जाता है। देखिए ये जो पसलियाँ है ये अंदर नहीं आती है बल्कि ये बाहर आ जाती है, बाहर निकलती है, तो यहाँ पर और स्पेस बच जाता है। तो हमें ढूंढना है कि पसलियाँ बाहर आता है और डायफ्राम क्या होता है, नीचे आ जाता है, क्योंकि ये भी और जगह अपना देना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि वायु बाहर आती है, तो देखिए ये हो जाएगा वायु जब अंदर आती है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इनहेलेशन की। तो वायु जब अंदर आती है तो पसलियाँ क्या होती है, बाहर आ जाती है, ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, नीचे आ जाता है, यानी कि नीचे। डायफ्राम नीचे आएगा तो यहाँ जगह खाली हो जाएगा और हवा भरेगा, पसलियाँ बाहर जाएगी तो यहाँ का जगह खाली हो जाएगा और हवा भरेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने से, एक मिनट, देखिए कभी यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पसलियों में ऐंठन आ जाता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, हमने आपको क्या बताया था कि जब हमारी पसलियों में ऐंठन आता है तो उस समय हमारे बीच कौन सा श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अवायु, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब अवायु श्वसन के फलस्वरूप ऐसा क्या उत्पन्न होता है कि ऐंठन होता है, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक व्यायाम के बाद हमें कभी कभी पेशियों में ऐंठन होने लगती है, ठीक है। यही कारण होता है, देखिए यह किसका कारण है। तो पहले आप याद रखिए कि ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 में है और इसमें बच्चों को डिटेल से नहीं बताया गया है, ठीक है। जब आप ऊपरी लेवल के क्लास का ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपको जो दिया गया था उसमें बताया था कि ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है। तो ग्लूकोज का सीधे लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण ना होकर पहले ग्लूकोज आपका पायरुवेट में रूपांतरित होगा, उसके बाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा, ठीक है। आपको याद रखना होगा कि जब हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन होता है तो पहले ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में और पायरुवेट टूटेगा किस में, लैक्टिक अम्ल में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप 2 होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होता है, तो यह परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका होगा। मतलब दोनों क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्या किया है कि पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा है कि पायरुवेट में ग्लूकोज का गैर रूपांतरण, देखिए गैर रूपांतरण नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज का गैर रूपांतरण, फिर देखिए यहाँ पर गैर रूपांतरण कर दिया, गलत। यहाँ पर कह रहा है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण की वजह से हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक आप समझे। देखिए आपने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आपका वायु की अनुपस्थिति में, वायु जो होता है अनुपस्थित होता है, एब्सेंट में, ये आपका लैक्टिक अम्ल बनाता था और आपका एनर्जी बनाता था, ठीक है।
ये आपने पढ़ा, ये आपका बुक में समीकरण दिया हुआ था एनसीईआरटी क्लास 7 में। लेकिन जैसे ही आप बड़े क्लास में जाइएगा तो आपको यहाँ पर बताएगा कि ग्लूकोज पहले पायरुवेट अम्ल में टूटता है, इसके बाद यह लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित होता है, इसीलिए हमारे शरीर में ऐंठन होती है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा कर बताएगा। तो आपको भी दिमाग में रखना होगा कि लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज का यहाँ पर है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लैक्टिक अम्ल में ग्लूकोज का गैर रूपांतरण, तो गैर रूपांतरण आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिएगा, इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।